अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे कल हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी और उसमें हमने इक्विटी एज सोर्स और डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन से मुराद स्टॉक मार्केट में कंपनी के अपने शेयर लिस्ट करवाना, कंपनी थ्रू आईपीओ पब्लिक को नए शेयर इशू करके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की अप्रूवल लेती है, कंपनी थ्रू प्राइवेट प्लेसिंग इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अपने शेयर इशू करके स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का रास्ता अख्तियार कर सकती है, या कंपनी इंट्रोडक्शन विदाउट इशूइंग न्यू शेयर्स, विदाउट रेजिंग एनी फाइनेंस, सिर्फ अपना स्टेटस चेंज कर सकती है अनलिस्टेड से लिस्टेड में। तो कोई क्वेश्चन जनाब यहाँ तक जो बात हमारी हुई? जी बेटा। पब्लिक के पास शेयर अनलिस्टेड कंपनी के कैसे जा सकते हैं? पब्लिक से मुराद होता है आउट ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली से बाहर। अब आउट ऑफ फैमिली में जनरली जो आप अपने अनलिस्टेड कंपनी शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट कर सकती है जब उसको पैसे की ज़रूरत है एंड इट इज़ स्टिल अनलिस्टेड, शेयर होल्डर से वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप अपने फ्रेंड्स से सर्कल्स में हमारी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवाइए, हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बात कीजिए और उनको कन्विंस कीजिए कि वो हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। सो 1-to-1 डोर-टू-डोर कन्विंसिंग से अनलिस्टेड कंपनी भी फैमिली से बाहर पब्लिक को शेयर बेच सकती है। पब्लिकली इनवाइट नहीं कर सकते अखबार में ऐड देख के, लेकिन 1-to-1 कन्विंसिंग कर सकते हैं। जी, कोई और सवाल जनाब कल की डिस्कशन से? पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट करने के लिए अब ये चूँकि सोशल मीडिया की टर्म्स अभी नहीं आई हैं पिछले कुछ सालों में, बट मुझे लगता है कि शायद वो भी परमिट नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक पब्लिक को एड्रेस करने का तरीका है ना। मीडिया ना अखबार में ऐड दे दो या यूट्यूब चैनल पे ऐड दे दो, पब्लिक को एड्रेस करने का तरीका है। तो पब्लिक को एट लार्ज आप इनवाइट अनलिस्टेड कंपनीज नहीं कर सकती, ना थ्रू अखबार, ना थ्रू न्यूज़ चैनल, ना थ्रू सम सोशल मीडिया चैनल। पब्लिक को एट लार्ज इन्वाइट नहीं कर सकते। 1-to-1 कन्विंसिंग कर सकते हैं। आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, वो आपके दोस्त हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई एक कंपनी ये में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन एट लार्ज इन जनरल इन्वाइट नहीं किया जा सकता। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, इक्विटी फाइनेंस में हमने जो 3 फ्लोटेशन के मेथड्स पढ़े, उनमें एक स्लाइड से कंपैरिजन है। प्लेसिंग का फ़ायदा एज़ कम्पेयर टू आईपीओ क्या है? प्लेसिंग इज़ द चीपर व्हेन इट कम्स टू, देयरफॉर इट विल बी सूटेड फॉर स्मॉलर इश्यूज़। और यहाँ पे मैं बता चुका हूँ चीपर से मुराद क्या है। क्या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम है या कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस कम है? कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस कम है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस तो इक्विटी की 10% है या 15% है, वो तो वही रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस कम है। प्लेसिंग इज़ क्विकर टू परफॉर्म। प्लेसिंग के फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना और उनके थ्रू फाइनेंस रेज करना क्विकर है। पब्लिक को आईपीओ में जाना, उसकी अप्रूवल, प्रॉस्पेक्टस बनाना, बैंकों से अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स करना, इट्स रिलेटिवली लॉन्गर प्रोसेस। प्लेसिंग इज़ लाइकली टू इन्वॉल्व लेस डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप आईपीओ में जाते हैं तो आपको पब्लिक एट लार्ज से कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। कंपनी की इंफॉर्मेशन जो प्रॉस्पेक्टस में जाती है उसमें कंपनी के मैनेजमेंट का प्रोफाइल होता है, कंपनी की हिस्ट्री होती है, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस का समराइज फाइनेंशियल डाटा होता है, फिर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी भी होती है। सारी चीज़ें आपको पब्लिक से थ्रू प्रॉस्पेक्टस शेयर करनी पड़ती हैं, जो कि अखबार में भी पब्लिश होता है। तो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अपनी कंपनी का पास्ट, अपनी कंपनी के फ्यूचर प्लान आपको पब्लिक एट लार्ज में शेयर करने पड़ते हैं, जबकि प्लेसिंग में ऐसा नहीं है। आपने प्लेसिंग में तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से 1-to-1 नेगोशिएशन करनी है ना, तो आप सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ये डाटा शेयर करते हो, और हो सकता है कि इतनी डिटेल में ना शेयर करना पड़े जितना पब्लिक को शेयर करना पड़ता है। सो एक तो
हमारी इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं जा रही जब आप प्लेसिंग में आते हो। पब्लिक के पास कंपनी की इंटरनल इस तरह फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जाना मे बी हार्मफुल एट एनी स्टेज। हो सकता है आपका कंपैटिटर आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ कर जाए, ठीक है, वो आपके बिजनेस आइडियाज़ को लेके या फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेके कोई बेनिफिट उठा सकता है जो आपकी कंपनी के मुफाद में ना हो। जब प्लेसिंग में ऐसा नहीं होगा, प्लेसिंग में इंफॉर्मेशन चूँकि पब्लिक नहीं हो रही, 2 4 5 बैंक जिनसे आपने प्लेसिंग के लिए निगोशिएशन करनी है उन्हीं से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेसिंग एज कम्पेयर टू आईपीओ, ये हम शायद कुछ बात कर चुके हैं कि आपके ज़्यादातर शेयर स्मॉल नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास होते हैं। इसका मतलब पब्लिक को फॉर ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं होते, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कम हो जाती है। और एट टाइम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विल हैव द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अगर आपने इसमें भी पब्लिक के पास अगर शेयर आपने बेचे हैं ना, तो कल हम जिसका बात कर रहे थे कि आप अगर थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर भी बैठे हैं कि आपने कंट्रोलिंग शेयर से ज़्यादा पब्लिक को दे दिए हैं, तो पब्लिक से कंट्रोलिंग शेयर्स किसी के लिए हासिल करना मुश्किल है। कल हम जो बात कर रहे थे आजम जी ग्रुप की, उसमें उसने कंट्रोलिंग शेयर पब्लिक को नहीं दिए थे, उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दिए थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे दिए थे। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो फ्यू होते हैं ना, 5 7 8 10 होते हैं, उनसे शेयर इकट्ठे करना किसी एक्वायरर के लिए, किसी बिज़नेस के ख़रीदार के लिए जो कि आपके बिज़नेस को एक्वायर करना चाहता है, आसान है बनिस्बत लाखों लोगों के पास पब्लिक में शेयर बटे हों। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जब शेयर जाते हैं वो फ्यू होते हैं, और उन फ्यू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर इकट्ठे करके कंट्रोल को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कंपनी के। तो ये इसका ड्रॉबैक है। पब्लिक के पास शेयर हैं तो पब्लिक से शेयर इकट्ठे करके कंपनी के कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करना रिलेटिवली मुश्किल है। फ्यू इंस्टीट्यूशंस के पास शेयर हैं तो उन इंस्टीट्यूशन से कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या कोई एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर चाहे तो शेयर्स को इकट्ठा करके बाय करके कंपनी के कंट्रोल पे असरअंदाज हो सकता है। अच्छा जी, एक्विटी फाइनेंस में जो दूसरा और हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं फ्लोटेशन के अलावा, एक इशू ऑफ राइट शेयर्स है। राइट शेयर्स की टर्म से फेमिलियर है? राइट शेयर से मुराद है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रो रेटा बेसिस पे नए शेयर का इशू। लेकिन ख़ास बात क्या होती है राइट शेयर इशू में? दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज़ लेस देन द मार्केट प्राइस। ठीक है, सो राइट शेयर इशू क्या है? कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी शेयर इशू कर सकती है प्रो रेटा बेसिस पे। प्रो रेटा बेसिस पे इन द रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल राइट शेयर इशू, कंपनी के शेयर्स इन इशू हैं सपोज 100 मिलियन शेयर्स इन इशू हैं ऑलरेडी 100 मिलियन। इनकी मार्केट वैल्यू चल रही है ₹50 पर शेयर। कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ी, ₹70 मिलियन। कंपनी ने फैसला किया शेयर इशू किया जाएगा, प्राइस उसकी कंपनी ने डिसाइड की 35 पर शेयर। इसका मतलब 70 मिलियन इकट्ठा करने के लिए कंपनी को कितने शेयर इशू करने हैं? चलिए इसको एक मिनट, लेट मी मेक इट 700 मिलियन, इसको 700 मिलियन कर लीजिए। तो शेयर्स टू बी इशूड, बल्कि उसको हम कहेंगे राइट शेयर्स टू बी इशूड। ₹700 मिलियन इकट्ठा करना है आपने और ₹35 के हिसाब से शेयर इशू करने जा रहे हैं 20 मिलियन शेयर्स। ठीक है जी। अब राइट शेयर रेशो जो प्रो रेटा बेसिस हम कह रहे हैं, राइट शेयर रेशो क्या है? आपने 20 मिलियन शेयर इशू करने हैं उन शेयर होल्डर को जिनके पास ऑलरेडी 100 मिलियन शेयर हैं, तो आपकी रेशो बनेगी 20/100, या इसको हम 2:10, या इसको हम फर्दर 1:5। ये है जी राइट शेयर रेशो।
कंपनी की अनाउंसमेंट आएगी, वी आर ऑफरिंग 1 for 5 राइट शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹35 पर शेयर। ये कंपनी की अनाउंसमेंट आएगी। इस तरह राइट शेयर रेशियो डिटरमिन की जाती है। कंपनी देखेगी कि हमारे पास मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, कंपनी विल डिसाइड हमने किस प्राइस पे राइट शेयर इशू करने हैं, हमें कितना पैसा चाहिए, इसके हिसाब से हमें कितने राइट शेयर इशू करने पड़ेंगे। इन रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स व्हाट इज़ द राइट शेयर रेशियो विच वी मस्ट ऑफर। सो 1 to 5, इसको 1 for 5 शेयर्स भी कहा जाता है, 1:5 भी कहा जाता है। ठीक है, हर शेयर होल्डर जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 1 शेयर राइट शेयर ऑफर किया जाएगा, जिसके पास 100 हैं उसको 20, जिसके पास 1000 हैं उसको 200, जिसके पास 10,000 हैं उसको 2000। इस प्राइस पे राइट शेयर ऑफर किए जाएंगे। सो राइट शेयर ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को की जाती है इन द रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, और प्राइस उसकी रखी जाती है मार्केट से थोड़ी कम। तो ये जनाब इसके बातें जो हमने की, न्यू शेयर ऑफर हुए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, प्राइस मार्केट से कम है और प्रोपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं। राइट शेयर इशू के बारे में कहा जाता है इट इज प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ शेयर होल्डर। प्रीएम्प्टिव राइट से मुराद सबसे पहला हक। कंपनी ने जब भी नए शेयर इशू करने हैं, सबसे पहला हक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कि उनको शेयर्स ऑफर किए जाएं। उसके बाद कंपनी किसी एक्सटर्नल शेयर होल्डर को, किसी बैंक को, पब्लिक को इन जनरल शेयर्स ऑफर कर सकती है। वजह क्या है, ये प्रीएम्प्टिव राइट क्यों रखा गया है, इसको प्रीएम्प्टिव राइट क्यों कहा जा रहा है, ताकि अगर कोई शेयर होल्डर चाहता है तो वह अपने एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ वोटिंग राइट को मेंटेन कर सके। हम जब राइट शेयर कर रहे हैं ना 1 for 5 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो अगर मेरे पास राइट शेयर से पहले 10% शेयर हैं कंपनी के, तो राइट इशू के बाद भी 10% ही रहेंगे, मेरे वोटिंग राइट्स कम नहीं होंगे। अगर किसी के पास राइट शेयर इशू से पहले 5% वोट्स हैं, तो राइट शेयर इशू के बाद भी उसके पास 5% वोट ही रहते हैं, क्योंकि राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स की रेशियो में इशू किए जाते हैं। सो एक मकसद जो होता है, राइट शेयर को प्रीएम्प्टिव राइट क्यों कहा जा रहा है, ताकि जो शेयर होल्डर चाहते हैं वो अपने वोटिंग राइट्स को मेंटेन कर सकें। हाँ, ये अलहदा बात है, राइट शेयर्स का राइट जो है शेयर होल्डर वेव ऑफ कर सकते हैं। राइट शेयर्स मेरा राइट है, मैं चाहूं तो उस राइट को फोरगो कर सकता हूं, सरेंडर कर सकता हूं। अभी हमने इससे पहले फ्लोटेशन की बात पढ़ी ना, हमने प्लेसिंग की बात पढ़ी। अब फ्लोटेशन में आईपीओ में पब्लिक को शेयर ऑफर किए जा रहे हैं, कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर रही है। प्लेसिंग में कंपनी अपने शेयर इन्वेस्टमेंट बैंक को ऑफर कर रही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस existing shareholders have waived off their right to buy new share. अगर कंपनी ने आईपीओ में जाना है, एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, उसने फैसला किया इक्विटी से पैसा लाना है और उसने फैसला किया आईपीओ में जाना है, तो उसको सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से वेवर लेना है कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि आप अपना राइट टू बाय न्यू शेयर्स फॉरगो कर रहे हैं। जब वो वेवर देंगे तो ही आप पब्लिक के पास जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने बैठे फैसला किया कि जी मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर नहीं बेचता, मैं पब्लिक को किसी और को शेयर बेच देता हूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का प्राइमरी पहला हक उनका है, कंपनी ने नए शेयर बेचने उनको दिए जाएँ। अगर हमने किसी बाहर को किसी शेयर बेचने हैं, जैसे आईपीओ में यू डेफिनेटली ऑफर टू द एक्सटर्नल पार्टीज, प्राइवेट प्लेसिंग में बाहर लोगों को शेयर बेच रहे हो, उसके लिए आपको फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से वेवर लेना पड़ेगा कि भाई आप अपना राइट वेव ऑफ कीजिए ताकि हम बाहर लोगों को शेयर ऑफर कर सकें। राइट शेयर्स ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर शेयर्स नहीं खरीदना चाहते, दे हैव एन ऑप्शन कि वो अपने राइट्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। जिस तरह शेयर्स स्टॉक मार्केट में बिकते हैं, इसी तरह राइट टू बाय शेयर्स भी स्टॉक मार्केट में बिकते हैं। तो प्राइमरी राइट शेयर होल्डर का है कि उसको शेयर्स ऑफर किए जाए, ताकि जो चाहते हैं अपनी शेयर होल्डिंग मेंटेन करना कंपनी में, वो राइट शेयर्स बाय करेंगे, मेंटेन करेंगे। हाँ, अगर कंपनी चाहती है मैं पब्लिक को शेयर इशू करूं आईपीओ के थ्रू, प्लेसिंग के थ्रू, तो कंपनी को वेवर लेना है शेयर होल्डर से,
और शेयर होल्डर जिसको राइट ऑफर आई हुई है वो चाहे तो पैसे दे के राइट शेयर्स बाय कर ले, चाहे तो अपना राइट किसी और को बेच दे। अब जब शेयर होल्डर ये काम कर रहा है, इस केस में डेफिनेटली वो राइट शेयर्स बाय नहीं कर रहा। जब वो राइट शेयर बाय नहीं कर रहा, अपने राइट्स किसी और को दे दिया, तो यकीनन राइट शेयर इशू के बाद उसकी शेयर होल्डिंग वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगी। जैसे मेरे पास 100 शेयर्स थे, राइट शेयर और कंपनी के टोटल शेयर 1000 हैं, कंपनी के टोटल शेयर 1000 है, मेरे पास 100 शेयर हैं उसमें से, तो मेरा वोटिंग राइट कितना है? 10%। कंपनी ने कहा जी मैंने 2 for 10 ये इशू आ गया, 2 for 10 इशू आ गया, मतलब कंपनी ने अब टोटल 200 राइट शेयर इशू करने हैं। 200 राइट शेयर में से मुझे मेरी रेशो के मुताबिक कितने शेयर ऑफर होंगे? 20, क्योंकि मेरे पास 10% शेयर है ना कंपनी के, तो राइट शेयर्स 200 में से भी 10% मुझे ऑफर किए जाएंगे, 20। अगर मैं वो 20 शेयर्स बाय कर लूँगा तो कंपनी के टोटल शेयर हो जाएंगे 1200 और मेरे होंगे 120। पहले मेरे 100 थे, कंपनी के थे 1000 थे, ये पहले भी 10% था, अब भी 10% ही है, ऐसे ही है ना। मेरी राइट शेयर्स लेने से मेरी वोटिंग राइट डिस्टर्ब नहीं हुआ, यही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं ये शेयर बाय ना करूँ, ये शेयर मैं मार्केट में बेच दूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे यकीनन वोटिंग राइट डिस्टर्ब होगा। कहाँ पे आ जाएगा शायद ये 8.33 8.33 पे मेरा शेयर होल्डिंग आ जाएगा। लेकिन अब अगर मेरी शेयर होल्डिंग 10% से 8.33 पे आई है तो ये मेरी अपनी मर्जी से आई है ना, मैंने खुद राइट्स बेचे हैं। कंपनी को कोई हक नहीं है कि वो मेरे वोटिंग राइट्स को कम कर सके मेरी इजाज़त के बगैर। कंपनी मुझे मेरी इजाज़त लेगी, उसके साथ ही किसी को शेयर बेच के मेरी वोटिंग राइट कम कर सकती है। कंपनी मुझे देगी वोटिंग राइट मेंटेन करने का, ये मेरी मर्जी है। मैं चाहूँ तो वोटिंग राइट मेंटेन ना करूँ, मैं चाहूँ तो राइट शेयर्स मार्केट में बेच दूँ ताकि कोई और मेरे शेयर मेरी जगह पैसे दे के शेयर बाय कर ले। सो ये राइट शेयर इशू क्या है, उसके थोड़े से हमने फीचर्स पे बात की। जी राइट शेयर हम तब इशू करते हैं जब हमारे पास अथॉराइज्ड शेयर खत्म हो जाते हैं, तब भी करते होते हैं। बेटा, ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विच अ कंपनी कैन इशू। अगर आपने बैलेंस शीट कभी देखी हो तो बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल के नोट में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल आपकी बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होता। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के नीचे डबल लाइन लगी हुई है, बैलेंस शीट में नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाएगा ये आपके पास 100 मिलियन एट द रेट ऑफ ₹10, ये आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, रुपीज़ इन मिलियन 1000 है। फिर एक और टर्म यूज़ होती है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल, इसका मतलब कंपनी ने शेयर इशू कितने किए हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास लिमिट है, हम 100 मिलियन शेयर इशू कर सकते हैं, हमने शेयर इशू किया है सिर्फ 50 मिलियन। इसका मतलब हमारा जो इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल है वो 500 मिलियन, हमारी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल ये आ रहा है। ठीक है, मैं 100 मिलियन के शेयर इशू कर सकता हूँ, लेकिन मैंने भी सिर्फ 50 मिलियन के इशू किए हैं। अब अगर मैं 1 for 5 राइट शेयर लाऊंगा तो अगले साल 1 for 5 राइट शेयर के बाद मेरे ये टोटल शेयर हो जो आ जाएंगे 60 मिलियन। मेरा शेयर कैपिटल रिवाइज होकर 500 से चला जाएगा 600 मिलियन पे। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज़ द लिमिट जहाँ तक मैं शेयर इशू कर सकता हूँ। राइट शेयर इशू है वो यहाँ से मज़ीद इशू कर दिए मैंने शेयर। ठीक है, मैक्सिमम मैं 100 मिलियन तक शेयर इशू कर सकता हूँ, और मुझे अगर 100 मिलियन से ज़्यादा शेयर इशू करने हैं, मुझे मज़ीद पैसा चाहिए शेयर होल्डर से, फिर मुझे SCCP को अप्लाई करना है कि मेरा ऑथराइज कैपिटल आप बढ़ा दीजिए। ऑथराइज कैपिटल बढ़ भी जाएगा, मैं एप्लीकेशन दूंगा SCCP को, उनको पैसे जमा करूंगा, फीस दूंगा उनकी, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो फिलहाल इस डिटेल के मुताबिक मेरी कंपनी अप टू 100 मिलियन शेयर इशू कर सकती है, ऑथराइज्ड है, उसको इजाज़त है इतना शेयर इशू करने की। और जो शेयर इशू किए जाते हैं वो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में रिफ्लेक्ट होते हैं। जी कोई सवाल? कंपनी अगर पब्लिक को ऑफर करे तो उसको पब्लिक की तरफ से ज़्यादा पैसा नहीं आएगा एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि हम
बेटा कंपनी भी तो शेयर होल्डर्स की है ना, तो दे आर द ऑनर्स। उनको अगर आप शेयर होल्डर को अगर आप मार्केट से कम प्राइस पे भी पैसा दे रहे हैं तो कंपनी का फ़ायदा नुकसान शेयर होल्डर का फ़ायदा नुकसान है ना। अगर कंपनी ने कोई बेनिफिट शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र किया तो वो बेनिफिट शेयर होल्डर की कंपनी का ही है ना, दे हैव अ राइट टू दैट बेनिफिट, ठीक है। और दूसरी बात, बाय ऑफरिंग शेयर्स एट अ चीपर प्राइस टू द शेयर होल्डर्स को कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। आपको लगता है कि शेयर होल्डर को 50 की जगह मैंने 35 में शेयर दे दिए तो कोई फ़ायदा हो गया, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। इस पे बात अगेन डिस्कशन CFAP 4 में हमारी होगी। ये कंपनी जो शेयर होल्डर को कम प्राइस पे शेयर दे रही है उसके फ़ायदे के लिए नहीं दे रही, ठीक है। कंपनी अपनी सहूलत के लिए देती है, क्योंकि राइट इशू के देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस। कंपनी को राइट इशू में IPO की निस्बत फ़ायदा होता है, इसलिए कंपनी का काम अगर राइट शेयर इशू से हो जाता है ना, कंपनी को जो पैसे हैं वो राइट शेयर इशू से उसको मिल सकते हैं ना, तो कंपनी चाहेगी राइट शेयर इशू पे जाना, क्योंकि कंपनी को राइट शेयर इशू में फ़ायदे हैं कुछ, जैसे इट इज़ चीपर देन पब्लिक शेयर इशू। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस इज वेरी लो, वेरी लो। राइट शेयर इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा लेना और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो राइट शेयर इशू से पैसा आ सकता है तो कंपनी विल डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि इट इज़ चीपर। और इसमें डायरेक्टर अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी इशू कर दें, आपको शेयर होल्डर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टॉक एक्सचेंज की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। IPO में जाना है तो आपको बेतहाशा परमिशंस, आपको प्रॉस्पेक्टस, आपको अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स, देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज़। पब्लिकेशन ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी है, फिर ही आप कहीं पब्लिक से पैसा ले पाते हो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा लेना घर की बात है। डायरेक्टर को पता लगा, उनको लगा हमें किसी प्रोजेक्ट के थोड़ा पैसा चाहिए, अपनी कैलकुलेशन की, राइट लेटर बनाया, भेज दिया विद इंटीमेशन टू रेलेवेंट अथॉरिटीज़। कोई अप्रूवल्स प्रायर्स नहीं चाहिए। इट रेयरली फेल्स। कल हमने बात की थी पब्लिक इशू फेल हो सकता है, इसीलिए अंडरराइटिंग एग्रीमेंट की बात भी आई थी ना। फिर पब्लिक इशू फेल हो जाए तो फिर बैंकों से पैसा ले लेना, क्योंकि अंडरराइटिंग एग्रीमेंट होगा। राइट इशू कभी फेल नहीं होता। राइट इशू क्यों फेल नहीं होता, ये बात उसी चीज़ से लिंक है थोड़ी सी जो आपने भी की, कि शायद हम शेयर होल्डर को सस्ता पैसा दे के उसका कोई फ़ायदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक जुमला बोल देता हूँ, हम शेयर होल्डर्स को ऑफर करके उसका कोई फ़ायदा नहीं कर रहे, लेकिन शेयर होल्डर अगर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता तो अपना नुकसान कर लेगा। हम उसका फ़ायदा नहीं कर रहे, लेकिन ऑफर एक्सेप्ट करना उसकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि ऑफर एक्सेप्ट ना करके वो नुकसान कर लेगा अपना। इसलिए राइट शेयर इशू रेयरली फेल, ये कभी फेल नहीं होगा। हाँ, कोई शेयर होल्डर इतना इग्नोरेंट है कि उसको राइट लेटर का मतलब ही नहीं पता और वो उसको अपने नुकसान में समझ के डस्टबिन में डाल देता है, या उसने लेटर ओपन ही नहीं किया, तो आप कह सकते हैं भी जो शेयर होल्डर से पैसा मांगा था वो मिला नहीं। बट किसी भी इन्फॉर्म्ड शेयर होल्डर से जो आप पैसा मांगेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो ना दे, क्योंकि पैसा वो नहीं देगा तो अपना नुकसान करेगा। हाँ, वो ये कर सकता है, खुद उसके पास पैसे नहीं है तो अपना राइट लेटर आपको भेज दे, आपको भेज दे। हमने अभी बात की ना, शेयर होल्डर चाहे तो अपना राइट लेटर भेज सकता है। तो वो जिसको भी बेचेगा अपना राइट लेटर, वो क्यों खरीद रहा है? यकीनन कंपनी को पैसा देने का इरादा है तो उसने राइट लेटर बाय किया ना। मैंने आपको राइट लेटर सेल किया 2 रुपये का, तो आपने मुझे 2 रुपये का क्यों खरीदा है? बिकॉज यू वांट टू बाय द शेयर्स। तो मैं अगर पैसा नहीं दूंगा, मैं राइट लेटर आपको दे दूंगा, आप पैसा दे दोगे कंपनी को पैसा मिल जाएगा। राइट शेयर इशू सेल्डम फेल्स। जी, कोई और सवाल राइट शेयर इशू के साथ? राइट शेयर इशू क्या है? हमें 2-3 नंबर का नोट इस पे आ सकता है कि राइट शेयर इशू क्या है, इसके रिलेटेड एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है। राइट शेयर इशू में आपने एक जो बात की उससे रिलेटेड शायद नहीं, आपने शायद बात पॉइंट ऑफ व्यू और था, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक राइट शेयर इशू के साथ एक लिमिटेशन है।
वो लिमिटेशन ये है कि जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा मांगते हो ना, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन ओनली प्रोवाइड यू लिमिटेड फाइनेंस। ये एक पॉइंट ज़रा ज़हन में रखिएगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन ओनली प्रोवाइड लिमिटेड फाइनेंस। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी एक फैक्ट्री लगाई हुई है, आप उस फैक्ट्री में अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो 10%, 20%। मतलब शेयर होल्डर ने आपको 100 रुपया दिया हुआ है, आप उनसे 10 रुपया और लेना चाहते हो, 20 रुपये और लेना चाहते हो, तो शायद वो दे दें। लेकिन आपने एक फैक्ट्री लगाई हुई है शेयर होल्डर से पैसा लेके, अब आप चाहते हो मैं एक फैक्ट्री और लगाऊं, तो इसका मतलब आपको शेयर होल्डर से फिर 100-150 और मांगना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर के बारे में भी एक एडवाइस हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें देती है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी में ना डाल दो, क्योंकि कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है। आपने सारी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में डाली, कल को उस कंपनी का कारोबार डाउन हुआ तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। तो कंपनी एक जितनी मर्जी प्रॉफिटेबल हो, अगर वो शेयर होल्डर से लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स मांगेगी ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, दे मे डिक्लाइन कि नहीं भाई ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, कारोबार बहुत अच्छा चलता है आपका, लेकिन वी वुड नॉट लाइक टू पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। हम तो भाई कुछ पैसे आपकी कंपनी में, कुछ दूसरी कंपनी में लगाना चाहते हैं, ताकि कल को एक कंपनी कभी बैठे तो हमारी सारी इनकम ही ना डूब जाए। हमारा किचन चलता है ऐसे भाई, तो हमें अगर एक कंपनी बैठे तो 4 जगह से तो हमारी इनकम आती रहे ना। सो ये एक बड़ी ही अहम एडवाइस है इन्वेस्टर्स के लिए, जिसको इक्विटी इन्वेस्टर ज़रूर फॉलो करते हैं। सो अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रेज करने का सोचेंगे तो यू शुड नो कि वो ऐसा नहीं डिसीजन लेंगे। सो नॉर्मली कंपनी की रूटीन यही रहती है, अगर तो उसको स्मॉलर अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए तो कंपनी राइट शेयर इशू की तरफ जाती है, लेकिन अगर कंपनी को लार्जर अमाउंट ऑफ फंड चाहिए तो फिर आईपीओ की तरफ वो चली जाती है। शेयर होल्डर से वो परमिशन लेती है और आईपीओ में पब्लिक को शेयर ऑफर कर देती है। सो राइट शेयर इशू का एक लिमिटेशन है कि ओनली लिमिटेड फंड्स विल बी अवेलेबल। Large amount of funds cannot be available through right issue. Existing shareholders may not be willing to provide company large amount of funds. जी, any question? कोई और सवाल जी? जब वो आगे किसी को सेल करना चाहेगा, मार्केट वैल्यू पे होगी राइट शेयर की वैल्यू, या ऑर्डिनरी शेयर से कम हो जाती है? अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो जुमला पढ़ा था ना, वो है कि शेयर होल्डर नॉट विशिंग टू टेक अप देयर राइट्स कैन सेल देम टू द स्टॉक मार्केट। आपको जब राइट लेटर इशू किया जाता है ना, तो आपको लेटर, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा जी आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपको लेटर आएगा, आप अगर चाहें तो 35 रुपये पर शेयर के हिसाब से 20 शेयर्स बाय कर सकते हैं, और उसके लिए आपको डेट दे दी जाती है। से आज अगर लेटर आया तो ये 30 नवंबर तक अगर आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं जिसके पास 100 शेयर हैं, आपको आज एक लेटर मिलेगा, इस पर लिखा होगा कि 30 नवंबर तक अगर आप चाहें तो कंपनी के 20 शेयर्स 35 रुपये के हिसाब से बाय कर सकते हैं। अब आपके पास चॉइस क्या है, आप चाहें तो 30 नवंबर को पैसे दो बैंक में जाके, कंपनी आपको शेयर इशू कर देगी, आपके अकाउंट में डाल देगी शेयर, आपके शेयर 100 से 120 हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप कंपनी को पैसे ना दो, अपना राइट किसी और इंडिविजुअल को बेच दो, ताकि वो 30 नवंबर को कंपनी को पैसे दे। 35 ही देगा कंपनी को, तो कंपनी को तो 35 देगा तो शेयर मिलेगा। आप अपना जो राइट है वो सब्सटेंशियली लोअर अमाउंट होती है, उसकी कैलकुलेशन अगेन अभी हमारे स्कोप में नहीं है, CFAP 4 में आएगी। राइट 2 रुपये का, 4 रुपये का, 6 रुपये का, मुझे नहीं पता। कंपनी को आपने 35 रुपये, जो भी खरीदेगा राइट कंपनी से शेयर 35 के मिलने हैं। मैं अपना राइट आपको दे रहा हूँ, मेरी आपकी डीलिंग है, वो मैं आपको 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेचूँ, 3 रुपये के हिसाब से बेचूँ, वो जस्ट राइट है, वो शेयर नहीं है, वो राइट टू बाय शेयर है कि भाई ये मुझसे लेटर ले लो, 30 तारीख को कंपनी को 35 रुपये पर शेयर के हिसाब से आप पैसे दे के शेयर बाय कर लेना। उस राइट की वैल्यू क्या है, वो मैं आपको कितने का बेचूंगा, ये कैलकुलेशन अगेन हमारी CFAP 4 में हम देखेंगे। कैलकुलेशन बेसिक्स ही है, लेकिन हमारे लिए इस वक्त आउट ऑफ सिलेबस है जी। राइट्स भी लिस्टेड कंपनी के, जिस तरह लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, इसी तरह लिस्टेड कंपनी के राइट्स भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। लिस्टेड कंपनी के राइट्स भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं।
30 नवंबर तक, जब तक बैंक में पैसा जमा कराने की डेट है, वो राइट्स हैं। जब वो डेट आ गई, फिर उन राइट्स के अगेंस्ट पैसे जमा हो जाते हैं बैंकों में, फिर उन राइट्स के अगेंस्ट शेयर इशू हो जाते हैं, फिर राइट्स खत्म हो गए, फिर शेयर आ जाते हैं मार्केट में। हाँ, चलिए इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल दे देता हूं कि जब राइट शेयर्स इशू हो गए, एक कंपनी जिसकी नॉर्मल प्राइस 50 रुपए चल रही थी शेयर्स की, 30 नवंबर को जाके जब वो कंपनी नए शेयर इशू कर देगी मजीद 35 रुपए के हिसाब से, तो क्या कंपनी की शेयर प्राइस मार्केट में 50 रुपए ही रहेगी? आंसर इज नो, प्राइस कम हो जाती है। अगेन कम होके कहाँ पे आएगी? विल डिस्कस इट दैट लेटर। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में 50 रुपए के शेयर थे, मेरे पास 50 रुपए वाला शेयर है, आपके पास अब 35 रुपए वाला शेयर आ गया, तो शेयर है ना भाई, मेरा शेयर और आपका शेयर फ़र्क तो नहीं है, तो दोनों की वैल्यू फिर बराबर होगी। वो बराबरी कहाँ पे मिलेगी? वो इन दोनों के दरमियान में कहीं मिलेगी। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट दैट, इस पर हम बाद में बात करेंगे। बट राइट शेयर इशू के बाद शेयर प्राइस ड्रॉप हो जाती है। जी, कोई सवाल? इसमें कुछ मैथमेटिक्स मैंने हल्का सा तो आपको सिर्फ राइट का प्रोसेस समझाने के लिए आपसे शेयर किया, इसमें इसके अलावा भी कोई मैथमेटिक्स है। जैसे मैंने बताया कि भाई शेयर प्राइस ड्रॉप हो जाती है, शेयर प्राइस ड्रॉप हो के कहाँ पे आएगी, हाउ टू कैलकुलेट दैट, ये भी हमारे स्कोप में आएगा आगे चल के, लेकिन यहाँ पे कैप में नहीं है। फिर राइट शेयर मैंने आपको बेच रहे हैं, मैं किस वैल्यू पे बेचूंगा, ये भी हमारे स्कोप में आगे चल के आएगा, कैप में नहीं है। जी बेटा, राइट शेयर्स की वजह से ईपीएस डाइल्यूट हो जाती है? नॉट नेसेसरली, क्योंकि राइट शेयर से आप जो पैसा रेज करते हो, वो पैसा किस लिए रेज किया? फाइनेंस क्यों रेज किया? इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? मज़ीद प्रॉफिट कमाने के लिए। राइट शेयर इशू से फाइनेंस रेज किया जाता है, उस फाइनेंस से एडिशनल मुनाफा कमाया जाता है। सो एडिशनल मुनाफा, आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी ईपीएस नीचे जाए, हो सकता है ईपीएस आपकी बढ़ी जाए, जा भी सकती है, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एडिशनल पैसे जो आपने एडिशनल शेयर इशू करके रेज किए हैं, उस पैसे से एडिशनल प्रॉफिट भी तो कमाना है ना आपने, तो प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे। जहाँ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं डिनोमिनेटर में, प्रॉफिट्स भी आपके बढ़ते हैं न्यूमरेटर में, एडिशनल फंड्स की इन्वेस्टमेंट की वजह से। जी, कोई और क्वेश्चन? अच्छा जी, एक और टर्म है यहाँ पे जी, बोनस इशू। बोनस इशू को स्क्रिप इशू भी कहा जाता है। किताब में सिर्फ बोनस इशू की टर्म रखी नज़र आ रही है, इसको साथ आप इसको अपडेट कर सकते हैं, इसको स्क्रिप इशू भी कहा जाता है। बोनस शेयर इशू क्या होता है? कंपनी के पास अगर कैश की शॉर्टेज है तो कंपनी कैश की बजाय शेयर्स दे दे इन डिविडेंड। डिविडेंड कैश में ना दे, डिविडेंड शेयर में दे दे, तो बेटा दैट इज़ नॉट बोनस इशू, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रिप डिविडेंड। आपने जो बात मुझे तफसील बताई है वो कहानी है स्क्रिप डिविडेंड की, कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, डिविडेंड देने के लिए कंपनी के पास कैश नहीं है, तो कंपनी कैश के बदले शेयर्स इशू कर सकती है, दैट इज स्क्रिप डिविडेंड, दैट इज नॉट स्क्रिप इशू, दैट इज नॉट बोनस इशू। बोनस इशू में अब देखिए, जो डिविडेंड आता है ना वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जाता है, डिविडेंड प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जाता है, उसकी एंट्री होती है डेबिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डिविडेंड पेबल। और अगर आपने स्क्रिप डिविडेंड देना है तो उसकी एंट्री क्या रहेगी? डेबिट अप्रोप्रिएशन, क्रेडिट शेयर कैपिटल। डेबिट अप्रोप्रिएशन नहीं होना है, क्रेडिट कैश में दे रहे हो तो बैंक हो जाएगा, क्रेडिट अगर आप डिविडेंड दे रहे हो शेयर्स में तो शेयर कैपिटल हो जाएगा। दिस इज स्क्रिप डिविडेंड की कहानी। लेकिन बोनस शेयर इशू जो है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इशू नहीं किया जाता, वो रिजर्व से इशू किया जाता है, रिजर्व्स से आप इशू करते हैं। सो
इट इज़ डन बाय चेंजिंग कंपनी रिजर्व्स इनटू शेयर कैपिटल। कंपनी के रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। डेबिट रिजर्व्स, क्रेडिट शेयर कैपिटल, ये बोनस शेयर की एंट्री है। नए शेयर इशू किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, प्रोरेटा बेसिस पे इशू किए जाते हैं। जिस तरह राइट शेयर की रेशो बनाई जाती है, इसी तरह बोनस शेयर इशू की रेशो बनाई जाती है। विदाउट एनी कंसिडरेशन इशू किए जाते हैं। और इसमें डेबिट रिजर्व, क्रेडिट शेयर कैपिटल, ये एंट्री पोस्ट होती है। स्क्रिप डिविडेंड में डेबिट अप्रोप्रिएशन, क्रेडिट शेयर कैपिटल है। बोनस इशू में डेबिट रिजर्व, क्रेडिट शेयर कैपिटल है। ये फ़र्क है दोनों में, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर एक ट्रांसफर करते थे रिटेन अर्निंग को कैपिटल के अंदर, वो है एप्रोप्रिएशन का एक दूसरा नाम जी, रिटेन अर्निंग को आप ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में, बिल्कुल ऐसा ही है। रिटेन अर्निंग आपके जनरल रिजर्व ही होते हैं ना। जो बेसिकली शेयर होल्डर्स की एक अमाउंट आपको रिजर्व की फॉर्म में पड़ी हुई है, उनके हाथ में वो शेयर्स की फॉर्म में है। शेयर्स की शेयर में रहेगी, उसके अगेंस्ट आपने उनको शेयर इशू कर दिए। बेसिकली रिजर्व्स भी इक्विटी का पार्ट है, शेयर कैपिटल भी इक्विटी है। बट फ़र्क क्या है कि रिजर्व्स को हम टेम्परेरी इक्विटी कहते हैं। शेयर होल्डर्स अगर डिमांड करें तो कंपनी मे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स। रिजर्व्स टेम्परेरी इक्विटी हैं, जो शेयर कैपिटल होता है वो परमानेंट इक्विटी होता है। शेयर कैपिटल के माध्यम में जो पैसा कंपनी को दे दिया शेयर होल्डर ने, वो कभी वापस नहीं जाएगा लिक्विडेशन से पहले। लेकिन रिजर्व्स बने कहाँ से हैं? कंपनी ने जो मुनाफा पास में कमाया था, उस प्रॉफिट्स को रिटेन करके रिजर्व बनाए गए हैं। और अगर शेयर होल्डर्स डिमांड करें तो कंपनी एजीएम में शेयर होल्डर्स अगर डिमांड करें और वोट कर दें इसके हक में, तो कंपनी may have to distribute that reserve to the shareholder। लेकिन अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है तो वो रिजर्व्स परमानेंट इक्विटी में, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं रहे। सो बोनस शेयर इशू का एक बड़ा फ़ायदा जो होता है वो है आप टेम्परेरी इक्विटी को परमानेंट इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं और आप एक रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूटेबल थे उसको नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल बना लेते हैं। फ्यूचर में कभी शेयर होल्डर की डिमांड पे आपको जो पैसा वापस करना पड़ सकता था, आप उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। सो एक फ़ायदा बोनस शेयर इशू का टेम्परेरी इक्विटी की परमानेंट इक्विटी में कन्वर्जन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो फ़ायदा जो रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है, शेयर प्राइस कम हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर बढ़ जाती है। बोनस शेयर इशू करने से एक कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बढ़ जाते हैं। अब शेयर प्राइस होती क्या है? अगर हम सोचें व्हाट इज द शेयर प्राइस, सिंपल अल्फाज में देखें तो शेयर प्राइस अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो कंपनी के एसेट्स में, एक सिंपल वर्ड्स में, डिफरेंट मीनिंग्स इसके हो सकते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड में कंपनी के एसेट्स में मेरा जितना हिस्सा है उसको रिप्रेजेंट करती है शेयर प्राइस। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपनी के 10% शेयर हैं और वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि कंपनी के एसेट्स में 10% हिस्सा मेरा है, क्योंकि ऑनरशिप की रिप्रेजेंटेटिव है ना। और उस 10% जिससे की वैल्यू क्या है वो हमें शेयर प्राइस की सूरत में मिल जाती है। अब अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो क्या बोनस शेयर इशू करने से मेरे शेयर होल्डिंग 10% से बदलेगी? प्रोरेटा बेसिस पे होती है, शेयर होल्डिंग नहीं बदलेगी। नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन शेयर होल्डिंग परसेंटेज नहीं बदलेगी। 1000 शेयर से पहले 1000 से 1200 हो जाएंगे, लेकिन 10% के 10% ही रहेंगे। ठीक है। बोनस शेयर इशू करने से किसी इंडिविजुअल शेयर की शेयर होल्डिंग नहीं बदलती, इंडिविजुअल शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग नहीं बदलती, उसकी वोटिंग राइट की परसेंटेज नहीं बदलती, वो वहीं की वहीं रहती है। क्योंकि बोनस शेयर सिर्फ मुझे नहीं मिले, सबको मिले हैं प्रोरेटा बेसिस पे। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था, प्रोरेटा बेसिस पे सबको इशू किए जाते हैं। तो अगर मेरी शेयर होल्डिंग पहले 10% थी, बोनस शेयर इशू के बाद भी 10% ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। जिस तरह राइट शेयर इशू प्रोरेटा होता है, बोनस शेयर इशू भी प्रोरेटा होता है। फ़र्क सिर्फ यह है कि राइट शेयर इशू के अगेंस्ट शेयर होल्डर पैसे देता है, बोनस शेयर इशू के अगेंस्ट पैसे नहीं देता।
तो बोनस शेयर इशू से मेरी शेयर होल्डिंग नहीं बदली, 10% रही है। क्या बोनस शेयर इशू से कंपनी के एसेट्स की वैल्यू बदल गई है? सिंपली एक एंट्री डली है ना, डेबिट शेयर, डेबिट रिजर्व, क्रेडिट शेयर कैपिटल। कंपनी के पास कोई एसेट एडिशनल तो नहीं ना आए। तो जब कंपनी के एसेट्स की वैल्यू नहीं बदली, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, तो वैल्यू पर शेयर कम हो जाती है। कंपनी के एसेट्स वहीं के वहीं खड़े हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 1000 से 1200 पे आ गए हैं, तो वैल्यू पर शेयर ड्रॉप हो जाती है। बोनस शेयर इशू से वैल्यू पर शेयर ड्रॉप होती है, क्योंकि बोनस शेयर इशू में कंपनी के पास कोई नया एसेट नहीं आता। राइट शेयर इशू में कंपनी के पास एसेट कैश आता है, शेयर होल्डर पैसे दे के कंपनी से शेयर ले रहा है, ख्याल कीजिएगा वहां पे। शेयर होल्डर, राइट शेयर इशू में कंपनी को पैसे दिए जाते हैं शेयर लेने के लिए, तो वहां पे असरात शेयर वैल्यू पे फ़र्क होते हैं, यहाँ पे असरात शेयर वैल्यू पे फ़र्क होते हैं। बट एनीवेज, बोनस शेयर इशू का हम फ़ायदे की बात कर रहे थे, तो उसमें एक बड़ा अहम फ़ायदा जो रहता है कि शेयर प्राइस कम होती है और मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीज़ जितनी सस्ती होती है उसके ग्राहक उतने ज़्यादा होते हैं। अक्सर कंपनीज बोनस शेयर इशू करती ही इसलिए हैं कि वो अपनी प्राइस नीचे लाना चाहती हैं। अब मुझे नहीं पता, रिसेंटली मैंने स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं। जब भी आईपीओ आता था, जब तक मैं इन्वेस्टमेंट करता होता था, उस ज़माने में आईपीओ की एक लिमिट होती थी कि मिनिमम 500 शेयर्स की एप्लीकेशन देनी है आपने। मिनिमम 500 शेयर्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना है कंपनी के आईपीओ में, क्योंकि आईपीओ की जब आता है तो आपसे कहा जाता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं शेयर्स बाय करने में, तो 500 शेयर के हिसाब से इस प्राइस पे इतने पैसे बैंक में जमा कराएं। अब वो 500 शेयर्स की वैल्यू अगर प्राइस 100 रुपया है तो बनती है 50,000, लेकिन अब 50,000 जेब में लेके फिरने वाले इन्वेस्टर कितने हैं? वर्सेस आईपीओ में जाने से पहले कंपनी बोनस शेयर इशू करे और अपनी प्राइस ले आए 50 पे, फिर आईपीओ में जाए। अब 500 शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? 500 × 50, 25,000। अब 25,000 जेब में लेके फिरने वाले इन्वेस्टर यकीनन बहुत ज़्यादा होंगे 50,000 इन्वेस्टर 50,000 जेब में लेके फिरने वाले के। तो जब आप शेयर प्राइस कम कर लेते हो तो यू आर एबल टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर टू योर कंपनी। जैसे मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, उसके शेयर की प्राइस 100 रुपये है, मैं आईपीओ में गया तो लोग पढ़ेंगे जी वो यार 500 शेयर 100 रुपये के हिसाब से 50,000 चाहिए, तो मेरे तो बैंक में 50,000 नहीं पड़े, मैं तो नहीं अप्लाई करता इसके लिए, मैं तो इसके शेयर बाय नहीं कर सकता। मुझे कंपनी अच्छी भी लग रही है, प्रोजेक्ट भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पास 50,000 अगर नहीं है तो आई विल नॉट अप्लाई फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी। लेकिन यही कंपनी अगर पहले बोनस शेयर इशू करे, अपनी शेयर प्राइस 25 पे ले आए, फिर आईपीओ में आए, तो अब मैं अगर ऐड देखूंगा तो मुझे लगा 500 शेयर 50 रुपये के हिसाब से 25,000 तो पड़े हैं मेरे पास भाई, मैं तो अप्लाई करूंगा, मुझे तो कंपनी अच्छी लग रही है, मुझे तो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मार्केटेबिलिटी बढ़ गई, ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टर अवेलेबल हो जाते हैं टू अट्रैक्ट फाइनेंस। सो बोनस शेयर इशू से आप प्राइस कम कर लेते हो और प्राइस कम करके यू आर एबल टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स, क्योंकि शेयर की मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है। जी बेटा, जो आपका कहना है कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, बेटा जो आपने जिस तरफ रेफर किया कि लोग तो जल्दी जल्दी खरीदो फरोख्त करते हैं, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। शायद हमने ये चीज़ भी पढ़नी है, चैप्टर की आखिरी डिस्कशन शायद हमारी यही है। दिस इज़ स्पेकुलेशन। सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, 10 बजे खरीदा 12 बजे बेच दिया, आज खरीदा कल बेच दिया, दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट कारोबार में हिस्सा डाल रहे हो ना भाई। कारोबार कौन सा सुबह पैसा लगाओ दोपहर को रिटर्न दे देता है? कारोबार में इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से की जाती है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल 10 साल का होराइजन देखा जाता है कि आज अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो अगले 5 से 10 साल में क्या रिटर्न हमें मिलेगी, डिविडेंड की सूरत में, कैपिटल गेन की सूरत में। जो
आपने जो सुबह शाम की बात की, आजकल की बात की, दैट इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ स्पेकुलेशन, विच इज़ बाय द वे नॉट परमिसिबल इन इस्लाम, दैट इज़ हराम इन इस्लाम। जी बेटा। सर राइट इशू बोनस इशू साइमल्टेनियसली इशू हो सकता जी है, राइट और बोनस दोनों एक टाइम इशू हो सकता है। बिल्कुल कर सकते हो भाई, कोई कैद नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। लेकिन इस पर थोड़ा सा आपको एट एकदम एट इन द सेम अनाउंसमेंट शायद मुश्किल होगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन होगी तो दूसरी ट्रांजैक्शन उसके बाद हो सकती है, एक आज और एक कल तो हो सकती है शायद, लेकिन दोनों ही आपको आज हो जाएं और दोनों ही सुबह 9 बजे हो जाएं ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जब बोनस शेयर इशू करते हो तो बोनस शेयर इशू से प्राइस नीचे आ जाती है, और फिर आपने राइट शेयर इशू करना है तो जो आपकी प्राइस होगी उससे भी नीचे जाके आपने राइट शेयर इशू करना है। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा सा मुझे लगा ऐसे होगा नहीं, शायद ये 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन हैं, 2 डिफरेंट टाइम्स पे ही की जाएंगी, मे बी एक आज एक कल, ऐसे तो हो सकता है, लेकिन आपको दोनों ही आज और दोनों ही सुबह 9 बजे हो जाए, मे नॉट बी वर्केबल शायद। सर ये बोनस शेयर इशू से शेयर्स की प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, तो शेयर होल्डर कुछ नहीं लेगा, शेयर की प्राइस ज़रूर रिड्यूस हुई है, उसका कैपिटल गेन। बट उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ गए हैं, तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। उसके पहले से उसके 1000 शेयर 1 लाख रुपए के थे, तो बाद में 1200 शेयर 1 लाख के हो जाएंगे, क्योंकि भाई मेरा तो कंपनी के एसेट में 10% हिस्सा है ना, तो कंपनी के एसेट तो वहीं खड़े हैं ना, तो मेरा 10% भी वहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी के एसेट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, ना कमी हुई है बोनस शेयर इशू से, तो मेरा 10% क्यों कम हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स बदले हैं, वैल्यू पर शेयर बदली है, बट वैल्यू पर शेयर व्हेन मल्टीप्लाइड विद इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू वहीं की वहीं खड़ी है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स की टोटल वैल्यू पे, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता बोनस शेयर इशू से। जी बेटा। जी जी, स्पेकुलेशन इज जुआ ना, जुआ हराम है इस्लाम में, वी ऑल आर कन्विंस्ड। स्पेकुलेशन का मतलब ही जुआ है, जुए का एक समझो बड़ा थोड़ा बेहतर नाम है स्पेकुलेशन, तो इस्लाम में हराम है। सर जिस तरह हम शेयर्स खरीदते हैं हमें पता होता है कि इसकी मार्केट वैल्यू अगर बढ़ी तो मैंने बेच देना, तो वो आपको कैसे पता होता है इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी? टेक्निकल एनालिसिस मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसकी बढ़ेगी तो मैंने बेच देना है। इसकी बेटा कारोबार में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारोबार में इन्वेस्टमेंट की जाती है फॉर रिटर्न, और रिटर्न आनी होती है फ्यूचर में, रिटर्न आनी होती है कारोबार चला के। वो कौन सा कारोबार है जो आप सुबह जिसमें पैसा लगाओ 2 घंटे बाद वो कमा के आपको दे दे, और कोई गारंटी आपको 2 घंटे बाद पैसा मिलेगा। आपको कहीं से खबर आई है जनाब फलाने शेयर की कीमत बढ़ने वाली है, तो आपने उस खबर के ऊपर ख़रीद लिया, तो खबर ये भी तो आती है यार कल मैच पाकिस्तान जीतेगा, वही बात है ना, पाकिस्तान जीत भी सकता है, पाकिस्तान हार भी सकता है। तो ऐसी बात है कि आपको खबर आई कि फलाने शेयर की कीमत बढ़ने वाली है, अब आपको पता ही नहीं बढ़ती क्यों है, आपको पता ही नहीं इस कंपनी ने कैसा कोई करतूत इसके हैं, इसको अमाल ऐसे हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपको मैकेनिज्म ही नहीं पता शेयर वैल्यूएशन का। आगे हम इस चैप्टर में इसमें तो थोड़ी सी बात ज़रा सी होगी वैल्यूएशन के ऊपर, लेकिन मेन हमारा सीफैप में शेयर वैल्यूएशन एक सबसे मेजर टॉपिक है हमारा वहाँ पे। ठीक है, किसी शेयर की वैल्यू किन फैक्टर की वजह से बदलती है, तो वो यकीनन आपके दोस्त के कहने से नहीं बदलती कि यार शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, दैट इज़ जस्ट स्पेकुलेशन। उसने कहीं से सुनी सुनाई बात पे अंदाज़ा लगाया, आपसे शेयर किया, आपने उस खबर पे एक्ट कर लिया, और आपने किसी प्रॉपर फोरकास्ट एनालिसिस का बगैर एक्शन लिया, सुबह लिया इसलिए कि शाम तक मैं कुछ कमा लूँगा, तो दिस इज़ स्पेकुलेशन। बिल्कुल ऐसे जैसे मैच में कि सुबह में लगाओ पैसा कि शाम तक पाकिस्तान जीतेगा तो मुझे मिल जाएगा डबल होकर पैसे, हार गया तो डूब गए, ये भी ऐसे ही होगा। आपने किसी के कहने पे सुनने पे लगाया कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी, शाम तक प्राइस कम भी हो सकती है, आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में की जाती है। आप कारोबार की, जिस तरह हम इन्वेस्टर प्रेजेंट करते हैं ना, अगले 5 साल में हमें क्या कमा के देगा, अगले 8 साल में हमें क्या कमा के देगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा इस तरह की जाती है, पास देखा जाता है, मैनेजमेंट को देखा जाता है। इट इज़ लाइक इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट, किसी कंपनी का शेयर खरीदना, उस कंपनी का हिस्सादार, कारोबार में हिस्सादार बनने के मुताबिक है। ठीक है ना, जिस तरह हम अब कारोबार में हिस्सादार बनना, उस पर फिर ये भी बात आई, भाई कारोबार में हिस्सा डाल रहे हो तो कारोबार हलाल कारोबार करना है, हराम कारोबार तो नहीं करते हम।
इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स बाय कर रहे हो, आप उसके मालिकों में से एक बन रहे हो, ठीक है। कंट्रोलिंग शेयर आपके पास नहीं है, आप उसके 500, 1000, 2000 शेयर बाय कर रहे हो, लेकिन आप उसके मालिकों में से एक बन रहे हो। तो मालिक तो आप किसी हलाल कारोबार का ही बनेंगे ना, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, आप कारोबार का मालिक बनने जा रहे हो। शेयर इज़ नॉट अ कमोडिटी कि आपने चीनी खरीदी और बेच दी, इट्स नॉट ट्रेडिंग। शेयर खरीदना, शेयर और बेचना, इट इज़ नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो कमोडिटीज़ की होती है, शेयर इज़ नॉट अ कमोडिटी। शेयर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच रिप्रेजेंट योर इक्विटी स्टेक, विच रिप्रेजेंट योर ऑनरशिप स्टेक इन अ बिजनेस। तो अगर आप उसको कमोडिटी की तरह ट्रेड कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट राइट। कमोडिटी आप खरीदो फरोख्त करें, गंदम खरीदो फरोख्त करें, चावल खरीदो फरोख्त करें, चीनी की खरीदो फरोख्त करें, पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त नहीं होती। शेयर में इन्वेस्टमेंट की जाती है, और इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की जाती है, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, कारोबार में पैसा कारोबार की प्रॉफिटेबिलिटी को देख कर लगाया जाता है। ये सोच के नहीं लगाया जाता कि मैं सुबह खरीदूंगा और दोपहर को 12 बजे में बेच दूंगा। कारोबार में इन्वेस्टमेंट ये सोच के नहीं की जाती। अगर ऐसे कर रहे हो तो दिस इज स्पेकुलेशन, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। सर जिस तरह अब ये बिटकॉइन में हम इन्वेस्ट कर देते हैं या इस तरह किसी भी दूसरी करेंसी को भी, वो भी इसी तरह होता है। बेटा बिटकॉइन के बारे में मैंने ये चूँकि एक एमर्जिंग प्रोडक्ट है, मतलब आल्दो कुछ साल हो चुके हैं, अब इस पे इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में क्या कहते हैं। इनिशियली तो बात यही थी कि एनीथिंग विच इज़ नॉट फिजिकल, विच डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल कमोडिटी और थिंग, दैट इज़ नॉट परमिसेबल। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट बिटकॉइन, किसके बारे में जाहिर बात है टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, तो लोग भी अपने जो स्कॉलर्स हैं इस्लामिक, वो भी अपने जो नॉलेज है उसके मुताबिक उस चीज़ों के बारे में ओपिनियन भी चेंज कर रहे हैं। तो मुझे बिटकॉइन के बारे में इस तरह पता नहीं कि उसको किस तरह इस वक्त वो परमिसेबल है या नहीं है, लेकिन इनिशियली येस इट वाज कंसिडर्ड एज नॉन परमिसेबल। आजकल का मुझे स्टेटस नहीं पता कि फर्दर रिसर्च इस्लामिक स्कॉलर ने की, उसकी बेसिस पे उनकी ओपिनियन क्या है। यू विल हैव टू सर्च फॉर दैट, मुझे उसके बारे में इल्म नहीं। जी बेटा, आईपीओ में हम बैंक कहते हैं कि इस बैंक में पैसे रखवाते हैं, ये वही बैंक होता है जिससे हमने अंडरराइटिंग ली होती है? नॉट नेसेसरली। अंडरराइटर ज़रूरी नहीं कि अंडरराइटर्स ही आपका बैंक कलेक्शन एजेंट हो। कलेक्शन एजेंट फ़र्क भी हो सकता है, पैसे कलेक्ट करने वाला बैंक फ़र्क भी हो सकता है अंडरराइटर से, सेम भी हो सकता है। बट दीज आर टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन। अंडरराइटर है तो उसने अंडरराइटिंग की फ़ीस हमसे अलहदा लेनी है, अगर वही बैंक पैसे कलेक्ट करने का भी जिम्मेदार है तो उसकी फ़ीस उसने हमसे अलहदा लेनी है। तो वो एक ही बैंक से दोनों एग्रीमेंट हों या दो डिफरेंट बैंक से एग्रीमेंट्स हों, डजंट मैटर। जी बेटा, अभी आपने बात की कि हम स्पेकुलेशन में बगैर किसी फोरकास्ट एनालिसिस के ट्रेडिंग कर रही होती है। अगर फोरकास्ट एनालिसिस आ जाए, जैसे मैं हमारे पास कई टेक्निक्स हैं, मेरे नाम में तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस चीज़ें हैं, तो उसके साथ करें तो फिर जायज़ होगा? बेटा आपने नीयत आपकी क्या है शेयर्स खरीदते हुए कि मैं कारोबार में हिस्सेदार बनने जा रहा हूँ, मैं एक जायज़ कारोबार में हिस्सेदार बनने जा रहा हूँ, और मेरे हिस्सेदार बनने की वजह क्या है कि ये कारोबार एक मुनाफा बख्श कारोबार है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे फ्यूचर में इससे एक साइजेबल प्रॉफिट आएगा। ये इस कंक्लूजन के बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, हाँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 10 दिन बाद पैसे की ज़रूरत पड़ी या 10 दिन बाद शेयर की प्राइस बढ़ गई और आपको लगा यार मुझे शेयर बेच देना चाहिए, देन देयर इज़ नो हार्म इन दैट। लेकिन आपने लिया ही इस नीयत से है कि मैंने 10 बजे ख़रीदना है, 12 बजे बेचना है, आज ख़रीदा है परसों बेचना है, तो फिर ये स्पेकुलेशन है। आपने लिया इन्वेस्टमेंट की नीयत से है, प्रॉपर एनालिसिस करके, ड्यू डिलीजेंस, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद आपने बाय किया है, और आपने ख़रीदते हुए नीयत यह है कि मैं 4, 5, 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, फ्यूचर बेनिफिट्स इसके प्रॉफिट बड़े अच्छे हैं, मैं इसलिए इसमें शेयर बाय कर रहा हूँ। ये सोच के आप इस नीयत से आपने बाय किया है। उसके बाद अगर आपको अच्छी रिटर्न, कैपिटल गेन अच्छा मिल जाता है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, आप शेयर को बेच देते हो, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि कारोबार भी आप नेक नीयत से शुरू करते हो। अगर और उसमें अगर आपको कल को कोई बायर मिल जाए जो आपसे कारोबार ख़रीदना चाहता है तो आप बेच भी देते हो कारोबार। ज़रूरी तो नहीं तो कारोबार आप सारी ज़िंदगी चलाते ही रहो, कारोबार बेच भी तो देते हैं लोग, ठीक है। तो बिज़नेस वैल्यूएशन में हम जब सीफैप में जाएंगे तो हम यही चीज़ें देखेंगे, कारोबार ख़रीदा भी जाता है, कारोबार बनाया भी जाता है, शुरू भी किया जाता है, चलता कारोबार ख़रीदा भी जाता है, और जिसने कारोबार शुरू किया वो अपना कारोबार चलता हुआ बेच भी देता है। जी बेटा, सर
अंदर जितनी स्ट्रेटजीज और डिसीजन वगैरह ले रहे होते हैं क्या वो भी इन चीज़ों से भी अवेयर होते हैं जितना ये बोनस इशू क्या कंपनी शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मैनेजमेंट के तमाम बिजनेस डिसीजन से अवेयर होते हैं? तो नॉट नेसेसरली, दे आर ओनली मेड अवेयर सब्जेक्ट टू द लॉ। जहाँ पे लॉ की रिक्वायरमेंट है कि भाई ये चीज़ें अपने शेयर होल्डर की इजाज़त से करनी है, एजीएम में अप्रूवल से करनी है, और ये चीज़ें डायरेक्टर अपनी डिस्क्रिशन से कर सकते हैं। तो वो लॉ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि कौन से काम है जहाँ पे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल आपको एजीएम में लेनी चाहिए, कहाँ पे आपको ईओजीएम करवानी चाहिए। आप सी लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपको वो गाइडेंस वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है आपको। या कंपनी को कुछ इंटरनल पॉलिसीज़ हो सकती हैं, लेकिन मेनली गाइडेंस आप लॉ से आप लेते हैं। जी, कोई और सवाल? स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर प्राइस कम या ज़्यादा हो रही है इसका कंपनी की परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ता है? शेयर होल्ड स्टॉक मार्केट में जो शेयर प्राइस कम या ज़्यादा होती है, इसका कंपनी की परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ता है? बेटा, रिलेशनशिप अदरवाइज, उल्टा रिलेशनशिप है। कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती है। कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है। लेकिन सर ये तो आर्ली बेसिस पे हो रहा है एक बार। इसीलिए तो हमने कहा कि ये स्पेकुलेशन है। आवरली बेसिस पे जो ऊंच नीच होती है, ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि कंपनी में आप किसी कारोबार में मैं फिर बोल दूं कि शेयर बाय करना क्या है? किसी कारोबार में हिस्सा डालना है। आप किसी कारोबार में हिस्सा क्यों लेना चाहोगे? लीव असाइड शेयर ट्रेडिंग, निकाल दो बीच में। आप किसी कारोबार में हिस्सेदार क्यों बनना चाहोगे? प्रॉफिट्स के लिए, रिटर्न के लिए। और कारोबार से रिटर्न सालों में आती है ना, सालाना, साल खत्म होगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, पता लगेगा कितना मुनाफा कमाया, आपका कितना हिस्सा बनता है। लीव असाइड स्टॉक मार्केट, लीव असाइड शेयर। कारोबार में इन्वेस्टमेंट, कारोबार में हिस्सेदारी प्रॉफिट्स के लिए की जाती है, और प्रॉफिट्स नॉर्मली ओवर द पीरियड अर्न किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई कारोबार, क्या सारे कारोबार की परफॉर्मेंस एक जैसी होती है? आंसर इज नो। देयर आर फ्यू बिजनेसेस which do well and there are some businesses which don't do that well. कुछ बिजनेसेस अच्छा मुनाफा कमाते हैं सालाना, कुछ बिजनेसेस मुनाफा कम कमाते हैं सालाना। तो एज एन इन्वेस्टर आपको दो बिजनेसेस की ऑप्शन दी जाए, बिजनेस ए सालाना 10% मुनाफा कमा रहा है, बिजनेस बी सालाना 20% मुनाफा कमा रहा है। आपको कहा जाए जी दोनों में आपको हम आधा हिस्सा देने पर तैयार हैं, बस आप हमें 10 करोड़ दे दीजिए। क्या आप दोनों बिजनेसेस सेम प्राइस पे खरीदने पे तैयार हो? सीधी सी बात है ना भाई, 2 + 2 वाली बात है। भाई जो बिजनेस ज्यादा मुनाफा दे रहा है उसकी वैल्यू आपकी नजर में ज्यादा है। अब जब वैल्यू पे बात आई, उसमें हिस्से की कीमत आपकी नजर में ज्यादा है, हिस्से की बात आई तो शेयर प्राइस आ गई। तो जो बिजनेस बेहतर परफॉर्म करता है उसकी शेयर प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन परफॉर्मेंस तो ओवर द पीरियड ही गेज की जा सकती है ना। सुबह 9 और 9:15 के दरमियान परफॉर्मेंस तो बिजनेस की गेज नहीं की जाती। अगर 9 और 9:15 के दरमियान शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, देन देयर आर अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट शेयर प्राइस एज वेल, जिसमें वन ऑफ दोज फैक्टर इज स्पेकुलेशन। वन ऑफ दोज फैक्टर जो कि शॉर्ट टर्म में प्राइस को हिला देते हैं, वो स्पेकुलेशन है कि किसी साथी ने खबर उड़ा दी, जो आप जैसे दोस्तों को मिल गई, और यार दोपहर 12 बजे तक इसकी कीमत बढ़ने वाली है, सारे पहुंच गए जनाब बोरिया बिस्तर बांध के स्टॉक मार्केट शेयर खरीदने के लिए, खरीदो शेयर। अब इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है डिमांड सप्लाई। स्पेकुलेशन की बेसिस पे मार्केट में किसी ने हवा अड़ा दी कि भाई इस शेयर की कीमत बढ़ने वाली है, तो सब लोग पहुंच गए खरीदने, डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई तो प्राइस हिल गई। घंटे बाद खबर आ गई नहीं वो खबर झूठी थी, नीचे आ गई। स्पेकुलेशन की वजह से जो शॉर्ट टर्म में ऊंच नीच आ रही होती है, उसके बैकएंड पे काफ़ी हद तक स्पेकुलेशन होती है, अफवाहें होती हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई का प्रिंसिपल होता है। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स वेल। मेन फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर किसी कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर नीचे जाने में उस कंपनी की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होना चाहिए। परफॉर्मेंस फिर पास हो जाता है, परफॉर्मेंस से आगे फ्यूचर परफॉर्मेंस।
फोरकास्ट परफॉर्मेंस दैट डिटरमिन्स किसी शेयर की वैल्यू कहाँ जानी चाहिए। अगेन CFA 4 में आप जाओगे, बड़ी डिटेल में इस पर बात होने वाली है इंशाअल्लाह। लेकिन फिलहाल किसी भी शेयर, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट उसके फ्यूचर को देख के की जाती है, क्योंकि आप कंपनी के फ्यूचर में हिस्सा लेना चाहते हो। आज शेयर खरीदोगे तो माजी के प्रॉफिट में आपको हिस्सा कोई नहीं मिलना, माजी तो गुजर चुका हो, जिसके पास जो ओनर था उसने उसके बेनिफिट ले लिए। आप आज अगर शेयर बाय करोगे तो आज आप शेयर बाय कर रहे हो कंपनी के फ्यूचर के बेनिफिट्स में हिस्सा लेने के लिए। सो फ्यूचर परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है कंपनी के शेयर की वैल्यू, उसके हिस्से की वैल्यू। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, आगे हमारी कहानी अब शुरू होने जा रही है डेट फाइनेंस पे। हमारे स्कोप में अभी हमने जैसे डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर किए। डिफरेंट फैक्टर कंसिडर के बाद हमने इक्विटी फाइनेंस को चूज़ किया। तो इक्विटी फाइनेंस से रिलेटेड हमने फ्लोटेशन डिस्कस की, जिसमें IPO, प्लेसिंग और इंट्रोडक्शन आया। हमने राइट इशू डिस्कस किया, हमने बोनस इशू डिस्कस किया, और इसके अलावा बस यही टर्म्स डिस्कस हुई हमारी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और डेट इशू पे आते हैं कि हमने डिफरेंट फैक्टर कंसिडर करने के बाद हमने फैसला किया हमें डेट फाइनेंस चाहिए। और उस डेट फाइनेंस में अभी हम पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस पे। लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस कंपनी ने रेज करना है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन बैंक से भी लिया जा सकता है, पब्लिक से भी लिया जा सकता है। बैंक से लोन लेना इज़ रिलेटिवली सिंपल। आप बैंक को एप्लीकेशन दें, बताएं आपको किस प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए, लॉन्ग टर्म एसेट के लिए चाहिए होता है। आप उनको फिजिबिलिटी दीजिए उस इन्वेस्टमेंट की, अपनी नीड जस्टिफाई कीजिए, बैंक कंपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपको लोन दे देगा। जो भी टर्म्स एग्री होंगी उसके तहत आपको लोन दे देगा। लेकिन एक और ऑप्शन हो सकती है कि आप पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं। जिस तरह पब्लिक से इक्विटी फाइनेंस लिया जाता है, इस तरह पब्लिक से डेट फाइनेंस भी लिया जा सकता है। और पब्लिक से डेट फाइनेंस लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो कहलाता है पाकिस्तान में टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम TFC से एब्रीवेट करते हैं। लेकिन एक कॉमन नेम इसका जो हम कह सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर नेम है, वो डिबेंचर है, जो यूज़ किया जाता है इंटरनेशनली। डिबेंचर एक इंटरनेशनल टर्म है, पाकिस्तान में इस डॉक्यूमेंट को टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है। जैसे आप पब्लिक से इक्विटी फाइनेंस रेज करो तो उनको जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उसको कहते हैं हम शेयर्स। पब्लिक से डेट फाइनेंस रेज करो, उसके बदले जो इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है उसको कहते हैं हम डिबेंचर या TFC। TFC से कोई इंट्रोडक्शन है आपका किसी स्टडी में? टेक्स्ट में भी था। क्या क्या जानते हो TFC के बारे में, कोई बता सकता है मुझे? फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाहूँ आपसे TFC की नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, पता है कोई? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू। TFC की फेस वैल्यू क्या होती है पाकिस्तान में? नहीं पता? क्या पता TFC के बारे में, तो बताओ तो ज़रा मुझे। उतना ही पता जितना जुमला मैंने बोला, या इसके अलावा भी कुछ पता है? बस वही पता जितना मैंने बोल दिया, इसके अलावा? हाँ बिल्कुल, शेयर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी डिविडेंड पे करती है। TFC आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है, इस पर कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है जी बेटा। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, हाथ खड़ा कर रहे थे ना ऐसा करके, वैसे अंगड़ाई ले रहा है। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन जी? TFC डेट, तो हमने कहा जी हम कंपनी को डेट फाइनेंस चाहिए। डेट फाइनेंस में दो ऑप्शन है, बैंक लोन भी आ सकता है और TFC डिवेंचर्स भी आ सकते हैं। बैंक लोन रिलेटिवली सिंपल मैकेनिज्म है। इफ़ यू कैन रीड थ्रू दीज लाइंस, तो हमारी मेन डिस्कशन मुझे लगता है हमें करने की ज़रूरत है TFC के ऊपर। बैंक लोन आप सिर्फ रीड थ्रू कर लीजिए। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो मुझसे पूछिए, जस्ट रीड थ्रू दीज बुलेट्स। कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछिए। ऑडिट रिपोर्ट बैंक को चाहिए होती है, पास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि ऑडिटेड होनी चाहिए।
हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे फिजिबिलिटी डिमांड करता है, और क्या फिजिबिलिटी को भी कोई एक्सपर्ट उसको वेरीफाई सर्टिफाई करता है? तो डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स। कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ये बैंकों की अपनी रेगुलर रिक्वायरमेंट हो सकती है, कंपनी की अपनी जो लोन लेने जा रही है उसकी अपनी चॉइस हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको लोन चाहिए थोड़ी सी अमाउंट का, 1, 2, 4, 5 करोड़, मतलब बैंक और कंपनी के हिसाब से फ़र्क होगा उसका लेवल, लेकिन अगर आपको अमाउंट चाहिए थोड़ी तो बैंक विल इवन एक्सेप्ट कंपनीज इंटरनल फिजिबिलिटी एंड बैंक विल गेट इट एवेल्यूएटेड थ्रू इट्स इंटरनल एक्सपर्ट्स। बैंक के पास भी एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, कोई फाइनेंशियल के एक्सपर्ट होंगे जो खुद एवेल्यूएट कर लेंगे। अगर छोटी अमाउंट है तो गुजारा हो जाएगा, कंपनी की इंटरनल फाइनेंस टीम ने बना दी, बैंक की इंटरनल फाइनेंस टीम ने एवेल्यूएट कर दी, उसके बेसिस पे गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बड़ी अमाउंट चाहिए, 1-2 अरब का लोन चाहिए, 5 अरब का लोन चाहिए, 10 अरब का लोन चाहिए, तो शायद बैंक वुड रिक्वायर कि भैया आप इस फिजिबिलिटी को किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से वेट करवा के लाएं, ठीक है, उस पर उसकी ओपिनियन लेके आए, बैंक में रिक्वायर। और हो सकता है बैंक ना भी कहे तो कंपनी को खुद ही पता होता है कि भाई इतना बड़ा लोन है, मैं बैंक के पास जा रहा हूं तो बैंक मेरी एप्लीकेशन ऐसे नहीं मानेगा, टू मेक माई एप्लीकेशन वर्दी आई शुड गेट माई फिजिबिलिटी वेटेड बाय सम एक्सपर्ट, देन आई शुड अप्रोच द बैंक। ठीक है, तो ये कंपनी भी खुद भी फैसला कर सकती है, और कंपनी बैंक के पास चला जाए तो बैंक उसको वापस भेज सकती है, जाकर भी किसी एक्सपर्ट से इसको वेट करवा के लाओ। ठीक है, बट दैट इज इंटरनल रिक्वायरमेंट, दैट इज नॉट लॉ, लॉ नहीं है जी। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस बैंक लोन मैकेनिज्म? थर्ड लास्ट पॉइंट, a loan might be repayable if loan covenants are breached। कोवेनेंट्स होते हैं शराइत, ठीक है, जब भी लेंडर कर्जा देता है कर्जे के साथ कुछ शराइत लगाता है। जैसे पाकिस्तान अभी IMF से कर्जा ले रहा था पिछले दिनों, तो काफ़ी मैं इसलिए टच कर रहा हूँ कि आप लोगों को शायद जो ज़रा कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। रिसेंटली डिस्कशन है, अभी 2-4-5 महीने पुरानी बात है कि जी IMF चाहता है कि आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, IMF चाहता है कि आप यहाँ पे टैक्स बढ़ाएं, IMF चाहता है कि आप यहाँ पे सेल टैक्स लगा दें। सो बात, IMF इज़ द लेंडर, ये उसकी शराइत है कि भाई ये शराइत पूरी करोगे तो मैं लोन दूंगा। और जब लेंडर शराइत के साथ लोन देता है तो कंपनी अगर किसी कंडीशन को या शर्त को मीट नहीं कर पाती तो लेंडर हैज़ द राइट टू कॉल द लोन बैक कि जी मेरे पैसे वापस कर दें, आपने शराइत पूरी नहीं की लोन की। ठीक है, सो कोवेनेंट से मुराद शराइत या कंडीशंस हैं, और ब्रीच से मुराद शराइत या कंडीशंस का तोड़ना है। जी बेटा, इंस्टॉलमेंट ना देना इज़ नॉट शराइत, वो तो एक बिल्कुल ही वो तो हो गया ना, आप क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट हो गया ना, दैट इज़ नॉट शराइत। शराइत जैसे हमने कहा जी, IMF ने कहा जी बिजली की कीमतें बढ़ाएं, हमने लोन लेने के लिए बढ़ाई और जब लोन मिल गया तो वापस कर दें। हमने उनको लोन देने से वापस देने से इनकार नहीं किया, लेकिन हमने उनकी शराइत जो थी उनको मानने से इनकार कर दिया। मतलब लोन ना वापस ना करना, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट। वो तो फिर तो दुनिया का कोई भी लेंडर हो आपसे पैसा वापस मांगे, भाई डिफ़ॉल्ट हो गया तो केस कर दो इसके अगेंस्ट रिकवरी के लिए, और केस है। लेकिन हम शराइत की बात करते हैं। शराइत मतलब कोई कंडीशन है जो आपने पूरी नहीं की। रीपेमेंट इज़ नॉट द कंडीशन, वो तो भाई करनी ही करनी है, लोन लिया तो रीपेमेंट तो होनी होनी जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? किसके आगे लिखा भाई? किताब में लिखा है कोवेनेंट के आगे? A loan might be repayable if loan covenants are breached, but failing that the cash is available for term of the loan। अंग्रेजी को ऊंची नीची होगी लग रही है मुझे। The loan might be repayable if the loan covenant is are breached, यहाँ तक तो जुमला ठीक है, but failing
दैट द कैश इज़ अवेलेबल, फीलिंग दैट द कैश इज़ अवेलेबल फॉर द टर्म ऑफ, ये टाइपो बेटा मुझे लग रहा है, मुझे अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही है, मैं इसको देख लूँगा जुमला क्या बनना चाहिए यहाँ पे, ये ठीक नहीं लग रहा। प्रोवाइडिंग होगा, हाँ जी, प्रोवाइडिंग यहाँ लिखना होगा फिलिंग की जगह। बट प्रोवाइडेड दैट द कैश इज़ अवेलेबल फॉर द टर्म ऑफ द लोन, नहीं, मैं बेटा इस जुमले को देख लूँगा, इसका मत इसमें क्या टाइपो एरर लग रही है, थोड़ी सी कोई एक वर्ड दाएं बाएं हो गया लिखने में मुझसे, बात का जहन में चीज़ें कुछ चल रही होती हैं, टाइप करते हुए कुछ और लिखा जाता है, तो उसको मैं देख लूँगा इसको। जी कोई सवाल? अच्छा जी, बैंक लोन पे हमने बात की, कल हम बात मेन हमारी ये डिस्कशन TFCs पे है। बैंक लोन का तो जैसे मैंने एक छोटी स्लाइड 2 नंबर की स्लाइड थी, आप समझिए मेन डिस्कशन TFC पे, कल इस पे बात शुरू करें, कल नहीं मतलब मंडे को इंशाअल्लाह इस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।